Hello students, today our topic is foreign exchange rate. जैसे कि हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है, जैसे इंडिया की रूपी, अमेरिका की डॉलर, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड उनकी पाउंड है, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारी अपनी कंट्री की करेंसी है दैट इज डोमेस्टिक करेंसी। इंडिया की जो हमारी अपनी करेंसी है रूपी, वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है। और हमारे लिए जो दूसरी कंट्रीज की करेंसी है अमेरिका की, जैसे कि डॉलर, दैट इज फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो दूसरी कंट्री में एक्सेप्ट नहीं की जाती। ट्रेडिंग है और भी डीलिंग है तो दूसरी कंट्री में हमारी डोमेस्टिक करेंसी एक्सेप्ट नहीं की जाती। तो इसके लिए एक मतलब उनको एक फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि एक रेट फिक्स करना पड़ता है, यानी कि द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज विद अनदर करेंसी इज कॉल्ड foreign exchange rate. Clear? What is foreign exchange rate? In which one currency is exchanged with another currency, that is foreign exchange rate. यानी कि जैसे आपको पता है डॉलर, जो डॉलर है जैसे कि अमेरिका में जैसे डॉलर का साइन है, ठीक है। एट प्रेजेंट जो अपने $1 अगर हम लेना चाहें, ठीक है ना, दैट इज ये रुपये का साइन है, रुपये का साइन, ठीक है। तो हमें $1 खरीदने के लिए 84 रुपीज 70 पैसे के अराउंड इतना देना पड़ेगा। यानी कि $1 इज इक्वल टू 84 रुपीज 70, ठीक है। यानी कि जो 1 रुपये की फिर वैल्यू क्या हुई आपके पास, 1 रुपये की वैल्यू हुई आपके पास, क्लियर, इतने जो डॉलर, ठीक है, इज इक्वल टू $0.0118 आएगा। यानी कि 1 रुपी इज इक्वल टू आपके पास इतना डॉलर, ठीक है। ये आपके पास एक फॉरेन एक्सचेंज रेट है। और जब भी हमें कभी मान लीजिए जैसे अबानी $1 इज इक्वल टू, हमें जो पता है 84.70 है, ठीक है ना, रुपये, ये रुपये का साइन है। तो जब भी हमें यानी कि अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू, यानी कि अगर हमने मान लो ये रेट फिक्स तो है नहीं, चेंज भी होते रहते हैं, ठीक है। अगर हमें $1 खरीदने के लिए यानी कि 85 ना देके 90 रुपीज देने पड़े, 90 रुपीज पे करने पड़े, यानी कि ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इट मीन्स जो हमारी करेंसी है, जो डोमेस्टिक करेंसी है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसको बोला जाएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। इसका क्या ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करने लग पड़ते हैं हम, क्योंकि वो फॉरेन जो दूसरी कंट्रीज है उनको हमारी डोमेस्टिक गुड्स मतलब चीप रेट में मिलने लग पड़ती हैं, वो उतने ही पैसे में ज्यादा गुड्स प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे ही अगर आपको हमें अगर मान लीजिए $1 जो खरीदना है, हमें अब 84.70 ना देके 80 रुपीज पे करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब हमें कम पे करना पड़ रहा है, एक्सचेंज रेट है ना, हम लोग इतना दे रहे हैं एक्चुअल इस समय, अगर इतना देना पड़ रहा है तो डेप्रिसिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का। अगर हम इतना यानी कि वो कम हो जाता है एक्सचेंज रेट, जो मतलब जो था हमारे 84 से 80 हो गया, ठीक है। यानी कि हमारी जो अब हमें कम पे करना पड़ रहा है, यानी कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये डेप्रिसिएशन है, वो होगी एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, ठीक है। यानी कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हमारे इंपोर्ट है, ठीक है, इंपोर्ट हमारे ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि जो बाहर की गुड्स है वो हम डिमांड ज्यादा करने लगेंगे, क्योंकि हमें वो मतलब हमें उतने ही पे करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा उतने में ज्यादा गुड्स ले पाएंगे हम, ठीक है ना, इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि क्लियर, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, द रेट एट विच वन कंट्री एक्सचेंज इट्स डोमेस्टिक करेंसी विद अनदर करेंसी, ठीक है। फिक्स है एट प्रेजेंट, जो आपकी वैल्यू ये है।
अगर ये टर्म्स मैंने बताई आपको, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन, ये डिफरेंस भी पूछा जाएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, टर्म लिख दो, इसमें इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये आप ऐसे पे कर दो। यानी कि पहले अगर हमें मान लीजिए 84 पे करने पड़ते थे, अब अगर हमें 90 पे करना पड़ रहा है तो हमें डेप्रिसिएशन है। अगर हमें वही 84 की बजाय 80 पे करना पड़ता है तो दैट इज एप्रिसिएशन है। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, वो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, क्लियर। अब दूसरा आपके पास आ रहा है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये फिक्स कैसे होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स करने के 3 मेथड है। ठीक है, फर्स्ट आपके पास आ रहा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेकंड आता है आपके पास फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट को पैक्ड भी बोला जाता है, ठीक है, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोला जाता है, एक्सचेंज एक्सचेंज रेट सिस्टम। और तीसरा आपके पास आता है मैनेज्ड, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक्सचेंज रेट को फिक्स किया जाता है, गवर्नमेंट फिक्स करती है, उसका पूरा इंटरफेरेंस रहता है फिक्स करने में। ठीक है, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो एक्सचेंज रेट फिक्स होना है वो मार्केट की कंडीशन, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज से फिक्स होगा। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं रहती, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, यानी कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं, जिसको फ्री एक्सचेंज रेट भी कह देते हैं। ठीक है, तीसरा आपके पास आ रहा है मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट है ये फिक्स तो मार्केट कंडीशन के द्वारा होता है, डिमांड एंड सप्लाई से, बट इसमें जो आरबीआई का इंटरवीन रहती है, गवर्नमेंट की इसमें इंटरफेरेंस रहती है कि अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है उसको कैसे कंट्रोल में करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन ना आ पाए, इसलिए उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। और जो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम है इसको आप डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, कई बार आपको डर्टी फ्लोटिंग, क्लियर। तो ये आपको छोटी छोटी टर्म्स पूछी जाती है कई बार। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता है एक करेंसी की दूसरी करेंसी के साथ जो टर्म करेंसी है फिक्स की जाती है। ठीक है, तो इसके क्या फिक्स करने के फायदे क्या होंगे, स्टेबिलिटी आती है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपने पास एक फॉरेन एक्सचेंज का एक रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है। जब फॉरेन एक्सचेंज वीकर होता है एक्सचेंज रेट तो वो गवर्नमेंट बाय कर लेती है काफ़ी सारा, जब हाई हो जाता है एक्सचेंज रेट, कॉस्टली हो जाता है तो उसको सेल कर देती है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट में जो करना है तो गवर्नमेंट क्या करता है, हर कंट्री को क्या करना पड़ता है अंडर दिस सिस्टम, उसको ईच मतलब कंट्री को ना कीप्स वैल्यू ऑफ करेंसी फिक्स्ड इन टर्म ऑफ एक्सटर्नल सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में अपनी वैल्यूज को फिक्स रखना पड़ता है। हर कंट्री को अपनी वैल्यू को एक फिक्स रखना पड़ता है इन टर्म ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में फिक्स रखना पड़ता है। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड यानी कि वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, वो गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी प्रीशियस मेटल या दूसरी करेंसी की, दूसरी कंट्री की करेंसी भी हो सकती है। ठीक है ना, दूसरी कंट्री की करेंसी भी, ये सारे होते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आते हैं। यानी कि जब गोल्ड सिल्वर, इसमें अंदर दो तरह के होते हैं, जो आप कहेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड जो फिक्स किया जाता है एक्सचेंज रेट गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, या ब्रिटन वुड्स स्टैंडर्ड। ठीक है, जब गोल्ड और सिल्वर के अकॉर्डिंग फिक्स की जाती है किसी करेंसी का एक्सचेंज रेट,
यानी कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ, मान लीजिए कि अगर 1 ग्राम गोल्ड है, मैं रफ सा एस्टिमेट दे रही हूँ आपको, एक्चुअल फिगर नहीं बता रही। 1 ग्राम गोल्ड मान लीजिए अगर आपको पाउंड है तो 1 पाउंड, पाउंड का ये साइन होता है ऐसे करके, ठीक है। 1 पाउंड, अगर 1 ग्राम गोल्ड खरीदना है तो इंग्लैंड को इतना पे करना पड़ेगा। यही अगर अमेरिका ने खरीदना है 1 ग्राम गोल्ड, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड अमेरिका ने खरीदना है तो मान लीजिए उसको $1.25 पे करने पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि इधर आपकी वैल्यू सेम है, मैं आपको रफ सा एस्टिमेट दे रही हूँ, ठीक है। ये इधर वैल्यू सेम है, यानी कि ये करेंसी की वैल्यू फिर फिक्स होगी, यानी कि $1.25 इज इक्वल टू 1 पाउंड, ठीक है। ये अगर तो ऐसी फिक्स की जाती है, मतलब सिस्टम गोल्ड को भी लिया जाता है तो दैट इज पैरिटी, पैरिटी वैल्यू बोला जाता है। अगर एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के साथ फिक्स की जाती है, यानी कि जैसे ये था $1 इज इक्वल टू 84.750 है, उसके साथ एक वैल्यू करेंसी के साथ फिक्स की गई है, तो दैट इज जो उसको आप कहते हैं पैगिंग, ठीक है, पैगिंग सिस्टम है। तो इसमें ये क्लियर आपको, फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, क्लियर। और इसमें एक्सटर्नल स्टैंडर्ड मतलब उसका फिक्स किया जाता है, कैसे, मे बी इन टर्म ऑफ गोल्ड या दूसरी करेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर अब आपके पास आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसको हम डिटेल में अच्छी तरह हमने स्टडी करना है। तीसरा आता है मैनेज, मैं आपको डायग्राम बना के अच्छे से भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। वो मार्केट कंडीशन द्वारा फिक्स होगा और गवर्नमेंट की इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहती, ठीक है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। फिर तीसरा आपके पास आ रहा है मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, मार्केट द्वारा फिक्स होता है बट गवर्नमेंट को ये आगे उसमें इंटरफेरेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज डटिंग फ्लोटिंग। तो मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स होता है, तो इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो इस पर काफ़ी घुमा फिरा के आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, अभी जो हमने पीछे टर्म पढ़ी थी फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है ना, उसमें हमने पीछे भी एक टर्म यूज की थी डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, ठीक है। और जब भी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, ठीक है। तो जब भी ये बाय गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में सिस्टम में जब ये चीज अक्कर करती है तो उसको टर्म यूज की जाएगी डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, ठीक है। यानी कि डिक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी प्राइसेस हो रहे हैं इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो जब भी ये गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है तो डिवैल्यूएशन है, वैसे हो रही है तो डेप्रिसिएशन है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर जब होगी तो डिवैल्यूएशन है। ऐसे ही टर्म रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन जब आपके करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है विद फॉरेन करेंसी तो वो रिवैल्यूएशन है, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में अंदर आती है, ठीक है ना। जो डिफरेंस पूछा जाता है रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन, क्लियर। अब हमने डिटेल में स्टडी करना है इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को, बाकी तो क्लियर आपको। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ रहा है OX एक्सिस पे आ रहा है आपके पास डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म ऑफ डॉलर, इन टर्म ऑफ डॉलर, ठीक है। यहां पे आ रहा है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये आ रहा है, हमने यहाँ पे लिखना है प्राइस ऑफ डॉलर है, जो प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म ऑफ रुपीज, इन टर्म ऑफ रुपीज, ठीक है। अब आपके पास क्या है, मार्केट की फोर्सेस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, यानी कि डिमांड एंड, यानी पहले डिमांड करो, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दोनों का आपस में नेगेटिव संबंध है, नेगेटिव स्लोप है, ऊपर से हमेशा नीचे आएगी। अगर इसकी रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होगा
तो डिमांड कम होगी, रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, नेगेटिव रिलेशन है। ऐसे ही सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई का और फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई का और फॉरेन एक्सचेंज अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट है जो रेट के साथ उसका हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होएगा, पॉजिटिव, यानी कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है तो आपकी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होगी, रेट ऑफ एक्सचेंज कम है तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होगी। ठीक है, जहां पर दोनों कट करेंगे आपस में दैट इज इक्विलिब्रियम, ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा, यानी कि इतना रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स होगा, ठीक है, और ये आपकी उसकी डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे फिक्स होगी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, जब कुछ कई बार टाइम क्या है कि जहाँ पे क्या आपके पास ये एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई है, ठीक है, एक्सेस सप्लाई है यानी कि सप्लाई इतनी है, डिमांड आपके पास कम है। एक्सेस सप्लाई में क्या होगा, फिर ऑटोमेटिकली आपका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है ना वो नीचे डाउनवर्ड फिक्स हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक, ठीक है ना, मार्केट फोर्सेस ने उसको अपने आप डाउन ले आना है तो यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम आके फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास ये सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की कि जब डिमांड ज्यादा है, ठीक है ना, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, ठीक है ना, कम फिक्स हो रहा है, तो ऐसे ही अपने आप डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेज है इसको अपने आप अपवर्ड ले जाएंगी और एक ऑटोमेटिक ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेट हो जाएगा। क्लियर? जब भी डिसइक्विलिब्रियम आता है तो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट जो फोर्सेज हैं उसको इक्विलिब्रियम में सेट कर देंगी। ठीक है, अब ये था आपके पास हम डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज करते क्यों हैं, डिमांड क्यों की जाती है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ये यानी कि याद रखना कि हम डिमांड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास काज आ रहा है नंबर 1 इंपोर्ट ऑफ गुड्स, हमने जो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं तो उसको हमने पे भी तो करना है उनकी करेंसी में। ठीक है, अगर हम अमेरिका से डॉलर की बात कर रहे हैं तो अमेरिका से ले रहे हैं मान लो कुछ, तो हमने उनको उनकी गुड्स को पेमेंट भी करनी है, इसलिए हमें डिमांड है। तो यानी कि एक और बात याद रखना, जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है ना ये आपकी आउटफ्लो है, यानी कि एक रफ सा एस्टिमेट आपके पास आ रहा है कि जब आपकी बाहर जा रहा है तो दैट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो, गुड्स को मंगवा रहे हो बाहर से तो अब उनको पेमेंट करोगे, डिमांड क्यों कर रहे हो, पेमेंट करनी है, यानी कि आपसे तो बाहर जा रहा है पैसा, ठीक है, एक्सचेंज बाहर जा रहा है। दूसरा आ गया आपके पास ये क्या कहते हैं, टूरिज्म टूर, टूरिज्म, यानी कि कई बार क्या होता है जो टूरिज्म, हम जो बाहर जा रहे हैं पैसा घूमने के लिए कोई, ठीक है ना, तो जब बाहर जाएंगे हम घूमने के लिए तो हमें फिर पैसा चाहिए, तो यानी कि वो आउटफ्लो है, हम बाहर जाना है इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की, तो वो आउटफ्लो जा रहा है। तीसरा आपके पास आ रहा है यहाँ पे यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर, अगर ये यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी कि वन साइडेड ट्रांसफर है, हम किसी को गिफ्ट भेज रहे हैं या कोई रिमिटेंस भेज रहे हैं, वन साइडेड है, टू अब्रॉड, बाहर को जा रही है, टू अब्रॉड यानी कि आउटफ्लो है ना, ठीक है, आउटफ्लो है, इसलिए भी हम उसकी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ आपके पास आ रहा है परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन, अगर हमने को फॉरेन में परचेज ऑफ एसेट्स करने हैं तो हमें भी उसके लिए भी डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, यानी कि ये भी आपके पास आउटफ्लो है। ये सारे काजेज है कि हम डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्यों करते हैं। फिर आपके पास आ रहा है एक स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि कई बार प्रॉफिट मोटिव के लिए, जैसे सट्टेबाजी जिसको हिंदी में कहते हैं, कई बार क्या करते हैं स्पेकुलेशन के कारण क्या होता है कि कई बार हमें जो सट्टाबाजी करते हैं, जो प्रॉफिट या गेन करने के चक्कर में क्या करते हैं, मान लीजिए अभी एट प्रेजेंट आपके डॉलर की वैल्यू जैसे 8.70 है, ठीक है ना, 8.70 है, तो ये उनको अगर एक्सपेक्टेशन है, अगर उनको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में ये रेट बढ़ जाएगा, एक्सचेंज रेट हमें 90 पे करना पड़ेगा,
जो अभी एट प्रेजेंट हम 84.70 दे रहे हैं, तो फ्यूचर में इसकी वैल्यू 90 हो जाएगी। तो वो फिर क्या करेंगे, इसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, इसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, यानी कि इसको होल्ड कर लेंगे एक बारी, तो यानी कि इसको फ्यूचर में जब मतलब होल्ड कर लेंगे कि बाद में इसको फिर करेंगे, सेल करेंगे, आउटफ्लो बाद में करेंगे। ठीक है ना, यानी कि जब आपके पास करेंसी की जो वैल्यू है, आपकी जो मतलब 84 पे करने पड़े थे आपको, पहले 90 पे करने पड़े हैं, तो डेप्रिसिएशन हो रही है ना, डोमेस्टिक करेंसी की डेप्रिसिएशन है, फॉरेन करेंसी की एप्रिसिएशन हो रही है। ठीक है ना, डॉलर की यहाँ पे एप्रिसिएशन हो रही है, हमें 90 पे करने पड़े हैं, डेप्रिसिएशन हो रही है, तो फिर क्या करेंगे, वो इस प्राइस पे ही और डिमांड करेंगे। ठीक है, इस प्राइस पे और डिमांड करेंगे, तो और होल्ड करके रख लेंगे कि फ्यूचर में बाद में उसको फिर सेल करेंगे। ठीक है, आप ऐसे ही आपके पास आ रहे हैं पॉइंट्स, आपके पास आ रहे हैं अब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये तो हमने डिमांड के पॉइंट पढ़े हैं। अब आपके पास आ रहे हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए, ये एक हिसाब से आपके पास वो आउटफ्लो था, ये इनफ्लो है। ठीक है, इनफ्लो यानी कि आपके पास आ रहे हैं, आपके पास एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आ गए, या उल्टा चलेगा, यहाँ से इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थी, यहाँ पे आपके पास आएगा एक्सपोर्ट, यानी कि जब आप एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करोगे, ठीक है ना, आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आ रही है, इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो उधर के टूरिस्ट फॉरेन से आपके कंट्री में घूमने आ रहे हैं, इसका उलट चलेगा। ठीक है, तब आपके पास फॉरेन करेंसी आ रही है, तो सप्लाई हो रही है। फिर आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर, वहां पे यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड थी, यहाँ से फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि अगर कि फ्रॉम अब्रॉड से हमारी कंट्री में यूनिलेटरल ट्रांसफर आ रही है, तो वो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। फिर परचेज ऑफ एसेट्स, फॉरनर अगर इधर परचेज कर रहा है एसेट्स की। फिर आपके पास आ रहा है स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन थी यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए कई बार जैसे आपको पता है, अगर रेट है 84.70, अगर इसका रेट कम हो जाता है, एक्सपेक्टेशन होती है जो इन्वेस्टर सट्टाबाजी करते हैं, जो स्पेकुलेशन के लिए, कि इसका प्राइस कम हो जाना है। ठीक है ना, तो इसका प्राइस कम हो जाना है, तो वो क्या करेगा, जो भी एट प्रेजेंट पे है ना, जो भी उसके पास था एट प्रेजेंट पे, उसको ज्यादा से ज्यादा वो सप्लाई उसकी मतलब सप्लाई कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा उसकी सेल कर देंगे, क्योंकि उसको पता है मैंने 84 में खरीदा है, तो फ्यूचर में तो इसकी रेट कम हो जाने हैं, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसकी सेल कर देंगे, यानी कि जो इकोनॉमी में आपके फॉरेन एक्सचेंज की इनफ्लो होगी। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट थे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब आपके पास इधर आ रहा है कि कई बार डिमांड सप्लाई में चेंजेस भी होती हैं, तो जैसे ये देखो, यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा सिंपल सा लिख रही हूँ, रेट ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज है, हमने लिखना है प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ डॉलर। यहाँ पे क्या है, जैसे आपके पास देखिए ये डिमांड है, ओके, ये सप्लाई है। अब मान लीजिए डिमांड इंक्रीज हो, पहले ये आपके पास रेट आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास रेट है, ओके। मान लीजिए अब डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि अपवर्ड जाएगी डिमांड, कब ऊपर गई, ऊपर जाने से क्या होगा, यानी कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, यानी कि अब आपको ज्यादा पे करने पड़े हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास इधर जब डिमांड कम हो रही है तो इस तरफ आएगी, ठीक है ना, क्लियर। तो जब कम हो जाएगी तो आपके पास ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्वांटिटी भी कम हो रही है, ओके, उसकी जो डिमांड है वो भी आपके पास कम हो रही है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज भी कम हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज भी कम हो रहा है, इधर आपकी क्वांटिटी भी कम हो रही है, क्लियर। यानी कि जब डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे ही अगर आपके पास सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, जैसे आपके पास ये अलग से बना देती हूँ, जैसे ये डिमांड कर्व है, ओके, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है, यहाँ रेट ऑफ एक्सचेंज है, लिखना सारी टर्म आपने वैसे ही है, रेट ऑफ एक्सचेंज, ओके, यहाँ पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है।
ओके, यहाँ पे अब आपकी मान लीजिए सप्लाई इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई ने इधर जाना है, पहले आपका एक्सचेंज रेट ये था, सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो आपका इधर ये आ रहा है, ठीक है, यानी कि सप्लाई इंक्रीज होने से क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, बट ये तो यहाँ से वैल्यू चेंज हो रही है, बट रेट ऑफ एक्सचेंज आपका, ठीक है ना, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो रहा है आपके पास, ये कम हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज कम है, आपको अब चीजों की रेट कम देने पड़ रहे हैं, चीजों मतलब जो रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो रहा है, यानी कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, एप्रिसिएशन, ये बात याद रखना, यानी कि जब रेट ऑफ एक्सचेंज पहले इतना था, अब रेट ऑफ एक्सचेंज आपका कम हो रहा है, ठीक है ना, सप्लाई के बढ़ने से रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी रेट ऑफ एक्सचेंज कम है, अब आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं, यानी कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो एप्रिसिएशन हो रही है, ठीक है। ऐसे ही जब आपके पास सप्लाई कम हो रही है तो इधर जाएगी, शिफ्ट होगी, उधर क्या होगा आपके पास, यहाँ भी एक जो कम हो रही है क्वांटिटी, और ये रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज आपके इंक्रीज हो रहे हैं, R2 रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि आपको पहले किससे ज्यादा रेट ऑफ एक्सचेंज देना पड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया, अब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन होगी उस वैल्यू की, क्लियर। ये आपके पास चेंजेस डिमांड एंड सप्लाई में क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके पास ये जो हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट ये की है सिस्टम है, फिक्स एक्सचेंज रेट, इसकी मेरिट्स भी हैं डिमेरिट्स भी हैं, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सबके मेरिट्स डिमेरिट्स भी हैं। अब आप यहाँ तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगी तो लेक्चर बहुत लंबा चला जाता है, तो आप भी अटेंड नहीं करते। सबसे पहले हम डिस्कस करें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की मेरिट्स क्या है, यानी कि एक तो स्टेबिलिटी है इकोनॉमी में, एक्सचेंज रेट अगर फिक्स है तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है तो स्टेबिलिटी के साथ क्या होगा, प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड होगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इंटरनेशनल जो मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी इकोनॉमी में। चौथा पॉइंट आ रहा है आपके पास प्रिवेंटिव, जो प्रिवेंट स्पेकुलेटिव ट्रेड, फिक्स एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्पेकुलेटिव ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेशन है जान बढ़ा देते हैं, रेट्स हाई होगा, इनकम होगा, ठीक है, तो जिससे कि इंस्टेबिलिटी आती है फिर उसका, यानी प्रिवेंट स्पेकुलेटिव ट्रेड हो गया। फिर आ रहा है कोऑर्डिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ फिक्स का कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, ये आपके पास मेरिट्स ही। अब आपके पास डीमेरिट्स क्या आ रही हैं, डीमेरिट्स अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है तो आपको खूज मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायर्ड होती है, काफ़ी सारा फिक्स है तो आपको रिजर्व रखना पड़ता है। दूसरा डिफिकल्टीज इन फिक्सिंग आती है, एक्सचेंज रेट फिक्स करना भी कोई इजी नहीं है, डिफिकल्टीज आती है। तीसरा जो एक्सचेंज रेट है कहते हैं फिक्स तो कर लेते हैं बट फिक्स रहता नहीं है, क्योंकि जब बीओपी में चेंजेस आती हैं तो फिर इसको भी मतलब इसमें भी चेंजेस लाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थी। ऐसे ही आपके पास मेरिट्स डिमेरिट्स क्लियर। ऐसे ही आपके पास मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है कि फ्लेक्सिबल क्या है, मेंटेन इक्विलिब्रियम लेवल, अपने आप ऑटोमेटिक होता रहता है इकोनॉमी में, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से इकोनॉमी में अपने आप मेंटेन इक्विलिब्रियम लेवल होता रहता है। दूसरा पॉइंट्स मेरिट्स का क्या हुआ, नो नीड ऑफ ह्यूज फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व की कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है। तीसरा डिमांड सप्लाई फोर्सेस से आपके पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फिक्स होना है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है ना, इससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। उधर इसके डीमेरिट्स के पॉइंट्स क्या बने, डीमेरिट्स क्या है, इंस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी के कारण आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा था, इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, जो नॉट गुड। तो दूसरा आपके पास फिर आ रहा है कि स्पेकुलेटिव जो भी है मतलब एक्टिविटीज़ है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, हाई हो गए कम हो गए वो अपनी प्रिडिक्शन कर अनुमान लगाते रहते हैं स्पेकुलेशन में, तो जिससे क्या होता है और अनस्टेबल हो जाती है रेट, ठीक है, क्लियर। फिर आपके पास आता है इंक्रीज इन प्राइजेस, कई बार क्या होता है जब डेप्रिसिएशन की जाती है करेंसी की, ठीक है, डेप्रिसिएशन होती है तो रिड्यूस इन प्राइसेस होता है, तो जिसके कारण जो हमारे फॉरेन से इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, फॉरेन से इंपोर्ट इंक्रीज होने के कारण जो हमारे फिर इधर प्राइसेस गुड्स के इंक्रीज हो जाते हैं। जी इसके डीमेरिट्स पॉइंट्स हैं, क्लियर कट पूछा जाता है कि मेरिट्स और फिक्स डीमेरिट्स ऐसे। तो ये आपके पास सारा लेक्चर था फॉरेन एक्सचेंज रेट से, अपना मैक्रो का सिलेबस कवर, ठीक है। तो अब आपके पास पेपर पैटर्न डिफिकल्ट क्वेश्चंस माइकल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, हैव अ नाइस डे।